दोस्तों, व्हाट इज डेब्ट मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पे तो कई वीडियो बनाए हुए हैं जो आप लोग देख सकते हो, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत सी क्वेरीज हमें डेब्ट मैनेजमेंट की भी आती है। अब अगर मैं मेरी खुद की शुरुआत का दौर देखूं तो हम इन्वेस्ट तो कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी अलग 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 लोन के चिंगुल में फंसे हुए थे कि पहला तो सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं था। पहला तो सवाल ये था कि अब इस डेब्ट से निकले कैसे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सोच रहे हो व्हाट इज प्रॉपर डेब्ट मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों डेब्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि फाइनेंसिंग नीड्स और उसके पेमेंट ऑब्लिगेशन को नियर और लॉन्ग टर्म में हम कैसे मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर पूरा करें, जो प्रूडेंट डिग्री ऑफ रिस्क के अनुरूप हो। मैं मिनिमम डेब्ट से कैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकूं। ये टॉपिक पे दोस्तों बात करने के लिए हमें जानना होगा कई अलग अलग इसके सब टॉपिक्स, जैसे द पर्पस और नीड ऑफ डेब्ट क्या है, रोल नंबर 2 टॉपिक, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ डेब्ट इन कैश फ्लो मैनेजमेंट, सही है कि नहीं। तीसरा, लिवरेज और डेब्ट की अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ, क्या मुझे आता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द डेब्ट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट। फिफ्थ, मैं रिस्पॉन्सिबल बोरोवर कैसे बनूं। सिक्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के डेफिनेशन और उनके पार्ट। सेवंथ, टर्म्स रिलेटेड टू लोन्स, क्योंकि बहुत सी अलग अलग टर्म्स हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं, तो ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हमें भारी पड़ सकते हैं। 8, टाइप्स ऑफ बोरोइंग, कौन सी प्रकार की बोरोइंग होती है। 9th, अंडरस्टैंडिंग लोन कैलकुलेशन इन प्रॉपर वे। 10th, लोन को मैं रिस्ट्रक्चर कैसे करूं मेरे बेनिफिट्स को ध्यान में रख के। 11th, रीपेमेंट शेड्यूल्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे बनते हैं। 12th, क्राइटेरिया टू इवेल्युएट लोन्स। 13, अगर मैं ईएमआई चेंज करना चाहता हूं या मेरी टेन्योर चेंज करना चाहता हूं तो कैसे होता है। बड़ा दूसरा सवाल, मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं या मेरी लोन पूरी करूं। और आखिरी सवाल, इस डेब्ट की जफा को मैं कैसे फटाफट खत्म करूं। तो ये तो बहुत सारे टॉपिक हो गए। अब ये सारे टॉपिक हम आज के एक रिकॉर्डिंग में कवर नहीं कर सकते हैं, तो हम इस टॉपिक को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला और दूसरा टॉपिक, द पर्पस और नीड ऑफ डेब्ट, और दूसरा, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ डेब्ट इन कैश फ्लो मैनेजमेंट। जो कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है उस पर क्या इंपैक्ट कर सकती है मुझे मेरी डेब्ट, और मैं उसको कैसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करूं। तो ये 2 टॉपिक आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, द पर्पस और नीड ऑफ डेब्ट। क्या मुझे सही में डेब्ट की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले हम डेब्ट क्यों लेते हैं, हमारे पर्पस को समझ लेते हैं। दोस्तों, डेब्ट का उपयोग गोल्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। जब अवेलेबल फंड यानी हमारा खुद का फंड इनएडिक्वेट होता है, हमारे गोल्स बड़े हैं, कई चीजें में पानी होती है, आज वो चीज लेने जाऊं तो मैं मेरे अवेलेबल फंड से उसको नहीं ले सकता हूं। दोस्तों, ऐसे केस में डेब्ट का उपयोग किया जाता है। भले ही इनकम जो है हमारी हमारे एक्सपेंसेस से अधिक हो सकती है, पर प्रत्येक एसेट हम हमारी एग्जिस्टिंग सेविंग से खरीद सके ऐसा संभव भी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अधिकांश लोग लोन के बिना घर नहीं खरीद सकते हैं, और इनकम हमारी बहुत ज्यादा है तो हम बड़ा घर खरीद सकते हैं। हमारी एसेट इतनी बढ़िया हमने बनाई है कि हो सकता है अगर आज मैं घर खरीदूं तो मेरा एसेट मुझे फाइनेंस कर सकता है। पर अगर मेरे पास एसेट्स ना हो तो अधिकांश लोग लोन के बिना घर नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक घर की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी होती है, और अगर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उनके पास पर्याप्त बचत न हो, तो एक घर खरीदने के लिए तो ये संभावना है कि तब तक हो सकता है वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाए। दोस्तों, लैंडर्स किसी चार्ज या सिक्योरिटी या प्लेज या मोर्गेज के द्वारा अपने फाइनेंसिंग को सुरक्षित करते हैं।
ऐसे लोन्स को मॉर्गेजेस भी कहा जाता है। दोस्तों दूसरी होम लोन या मॉर्गेज लोन के अलावा की जो लोन ली जाती है, ऑटो लोन होती है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल कोई खरीदने के लिए लोन लेते हैं, पर्सनल काम के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग होता है, ये सारी जो लोन्स आती है दोस्तों कुछ ना कुछ चार्ज के साथ, कुछ ना कुछ कॉस्ट के साथ आती है। हाँ, लेकिन जो लोन हम लेते हैं वो लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हमें पे करना है। तो जहां तक हो सके लोन को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छी बात है। लोन को ज्यादातर गोल जो आपके है वो हो सकता है आपकी इनकम से आप ले सकते, पर कुछ गोल ऐसे हो सकते हैं जो एप्रिशिएट होते हैं। तो अगर आप उसे 10 साल 15 साल बाद लेते हो तो तब तक उसका भाव भी बढ़ गया होता है। तो ऐसे केस में आप लोन को ऑप्ट कर सकते हो। अब दोस्तों डेब्ट हमेशा बुरी नहीं होती। दोस्तों अगर मैं डेब्ट ले रहा हूं, मतलब मेरे खुद के फंड के अलावा मैं बोरोड फंड से काम कर रहा हूं, इसे दोस्तों लिवरेज कहते हैं। नॉर्मल केस में दोस्तों लिवरेज बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर मैं लिवरेज ले रहा हूं छुट्टियां मनाने के लिए या कोई और ऐसी एसेट्स में डालने के लिए जो एप्रिशिएट नहीं होती है, अगर मैं साल का 10% इंटरेस्ट पे करता हूं और मुझे अगर 15% रिटर्न मिलता है तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि लिवरेज मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, पर ज्यादातर केसेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ते हैं, इसलिए लिवरेज को अच्छा नहीं माना जाता है। अब जैसे दोस्तों आप कई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो जो डेट फ्री होती है, तो इस केस में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, चिंता नहीं रहती है रुपया डेप्रिशिएट हो, चिंता नहीं रहती है इंटरेस्ट रेट बढ़े तो। पर फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी जिसके सर पे डेप्ट है वो पूरी है दोस्तों। कई केसेस में क्या होता है, कंपनी के प्लान बढ़िया है, कंपनी जो पैसा अगर कोई लगाए डेप्ट अगर लेती है उस पर वो बढ़िया रिटर्न पा सकती है। जैसे आप जानते ही वो रिलायंस पे डेप्ट है, राइट। अब डेप्ट है लेकिन वो अपनी जो डेप्ट है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहे हैं। अपना जो पैसा बोरोड फंड से उन्होंने लिया हुआ है उस पर वो हाई प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो अगर उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करने से ज्यादा अच्छा मिलता है, देन दैट डेप्ट इज नॉट अ बैड डेप्ट। इन शॉर्ट, अगर मैं 1% पे कर रहा हूं मुझे 2% मिलता है, दैट डेप्ट इज नॉट बैड डेप्ट। ऐसे केस में ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल मुझे पे करना है वो दोनों ही मैं इनकम के जरिए पे कर सकता। इन दैट केस डेप्ट इज नॉट बैड, else 99% of the cases debt is not good। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कई अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है टेम्पररी यूज ऑफ फंड्स के लिए। कभी कभार कोई इमरजेंसी में या कभी कोई कैश फ्लो मिसमैच होने के कारण फंड की जरूरत पड़ती है, तो ये लाइफ को हो सकता है कभी डिस्टर्ब होने से बचाती है। पर फिर भी दोस्तों हो सके उतना कम फाइनेंसिंग में से हम लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाए तो एसेट्स अच्छी बढ़ती है और लायबिलिटीज हमारी दोस्तों कम रहती है, राइट फ्रेंड्स। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हम हो सके उतना डेप्ट के बगैर आगे बढ़े। ज्यादातर गोल्स को अगर हम अभी से एसेट में सेव करें तो हम पा सकते हैं, पर फिर भी अगर कुछ गोल आपको पाने हैं डेप्ट की मदद से तो यस, अगर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, उससे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, तो हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभार अगर कोई इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ी तो हम ये ध्यान रखें कि हो सके उतना जल्दी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम लौटा के वापस से डेप्ट फ्री हो जाए, राइट। तो मैं आशा रखता हूं जो पहला पॉइंट था दोस्तों, द पर्पस और नीड ऑफ डेप्ट, ये क्लियर हो गया है। अब हम दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट का। दोस्तों डेप्ट का क्या रोल है या क्या इंपैक्ट करता है ये हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट, राइट फ्रेंड्स। अब जैसा अभी हमने कहा कि कुछ डेप्ट अच्छी हो सकती है और रिकमेंड कर सकते हैं, पर ये कितनी लेनी है, कितनी डेप्ट हो, वो डिपेंड करता है हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर। दोस्तों DTI यानी डेप्ट टू इनकम रेशियो एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है ये जानने के लिए कि डेप्ट लेने पे जो लायबिलिटी मेरे सर पे आती है, जो मंथली ऑब्लिगेशंस मेरे सर पे आते हैं, ये कितने हो तो मैं मेरी इनकम से आसानी से उसको पे कर सकता। अब दोस्तों ऐसा कोई परफेक्ट या ऑप्टिमल DTI रेशियो नहीं होता है। अलग अलग लैंडर्स की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इससे सारे लैंडर सहमत होंगे कि जितना लोअर DTI उतना ज्यादा अच्छा। अब ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी लोन है, किस चीज की, सिक्योर या अनसिक्योर लोन है। अलग अलग लैंडर्स अपने लिए अलग अलग DTI रेशियो मेंटेन करते हैं। अब जैसे डेप्ट टू इनकम रेशियो अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक सैलरीड व्यक्ति है जो 15,000 रुपया हर महीने कमाता है और
उसकी डेप्ट सर्विसिंग 7,500 की है, यानी 7,500 का उसका इंस्टॉलमेंट है। तो डेप्ट सर्विस रेशियो, डेप्ट टू इनकम रेशियो, या आप बोलो डेप्ट सर्विसिंग रेशियो क्या होगा? 15,000 में से 7,500 निकालो, यानी 50% जो है रकम इनकम की, वो तो सीधी लोन में जा रही है, तो ये बड़ी ही रिस्की है दोस्तों। ऐसे केस में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, प्रॉब्लम आ सकता है, उसको और लोन की जरूरत पड़ सकती है, अब उसके इंस्टॉलमेंट और भारी हो जाएंगे। या तो फिर अगर कोई इमरजेंसी ना भी आए तो भी उसके पास कोई बचत के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। ये भी बहुत बुरी बात है। अगर मैं आज बचत नहीं करूंगा तो मेरी कल के लिए मैं एसेट्स कैसे बढ़ाऊंगा? तो अगर हम 50% रकम इनकम की पूरी डेप्ट के पीछे डालते हैं तो ये जो रेशियो हुआ ये एक रिस्की रेशियो। दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो हम पे करने वाले हैं, लोन की अमाउंट यानी कितनी बड़ी डेप्ट है और कितने टेन्यर में हम पूरी करेंगे, ये तीनों चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेप्ट मैनेजमेंट में, और ये कितना कैश फ्लो को हमारे इंपैक्ट करेगी। दोस्तों ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो इससे हमारे इंस्टॉलमेंट भी बड़े हो जाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से अगर जो लोन की रकम है वो बहुत हाई है, उससे भी हमारे इंस्टॉलमेंट और टेन्यूर बड़ा हो सकता है। तीसरा, अगर हमारा टेन्यूर भी बहुत मान लीजिए छोटा है, कम है, इससे भी हमारी मंथली लायबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए बहुत लंबा है तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, कितनी बड़ी लोन है और कितना टेन्यर है, ये तीनों चीजें कैश फ्लो मैनेजमेंट में बहुत काम की है। दोस्तों इन तीनों चीजों का पूरा ध्यान रख के लोन लेनी चाहिए, ताकि जो कैश फ्लो हमारा जो है, मेरी इनकम आ रही है और मैं मेरी इनकम में से खर्चा, इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई डेब्ट होगी तो उसका मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इसको डिस्टर्ब ना हो। लोन आने के बावजूद भी मैं मेरी जो एक्सपेंसेस है उसको कंटिन्यू कर पाऊं, मैं मेरे सेविंग को कंटिन्यू कर पाऊं, कभी मुझे लग्जरी चाहिए वो भी मैं कर पाऊं, ये मेरी पूरी साइकिल को डिस्टर्ब ना। दोस्तों हमेशा रूम रखना चाहिए, बहुत ज्यादा लोन नहीं ले लेनी चाहिए, ताकि कभी कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए तो वो केस में ऐसा ना हो कि पूरी पूरी रूप मैंने कवर कर ली और अब मैं ज्यादा लोन अफोर्ड न कर। तो हो सके उतनी लेसर लोन हो, ताकि इमरजेंसी में कभी जरूर पड़े तो भी हम फंड मोबिलाइज कर सकें। तो आइए दोस्तों, इसी कैश फ्लो पे पड़ने वाले इंपैक्ट को समझने के लिए हम एक और पॉइंट पे ध्यान रखते हैं, और वो है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम समझने का प्रयास करें कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। दोस्तों कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैं इजीली कैसे समझूं? दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पहले ही समझा था कि जो मैं कमाऊं, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, 50 रुपया मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे जाना चाहिए, साथ में उसके साथ ही 20% पैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे भी जाना चाहिए, फिर बचे तो 30% में मेरी लाइफस्टाइल पे एक्सपेंस कर सकता हूं। पर ज्यादातर केसों में ऐसा देखा जाता है कि लाइफस्टाइल एक्सपेंस और नॉर्मल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ही पूरा पैसा खाली हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसके लिए हम समझे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, और हमें कंपल्सन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना है। दोस्तों कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट है जहां पे खर्चा करने के बाद कोई एसेट नहीं बनने वाली है, हमें फ्यूचर इनकम की श्योरिटी नहीं होने वाली है। एक बार हमने वो कॉस्ट कर दी तो वो गई, उसका फ्यूचर में कोई फ्रूट हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे हमने कोई रेस्टोरेंट में कॉस्ट कर दी, जैसे हमने कोई कपड़ों के पीछे कॉस्ट कर दी, सलून पे कॉस्ट कर दी, तो ये सारी करनी है, पर कितने में? वही 50% में, क्योंकि ये कॉस्ट जो मैं कर रहा हूं वो मुझे फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट इनकम नहीं देने वाला है। उसके साथ ही दूसरे छोड़ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात की, ये वो एक्सपेंडिचर है जहां पे कॉस्ट करने पे एसेट बनती जाती है और वो फ्यूचर में मेरे सारे रेस्टोरेंट, सैलून, कपड़े, वो सारे कॉस्ट को वो बेयर कर सकती है। मुझे मेरी जेब से कोई पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी एसेट ही इन सब चीजों का ध्यान रख सकती है। ये करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा। तुम हर महीना देखे कि मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, राइट? जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कोई फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, हम गोल्ड लेते हैं, घर लेते हैं, यस, ये सारी चीजें हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो करने पे फ्यूचर में जरूर काम लगेगी, राइट? अभी दोस्तों कुछ आउटफ्लोज जैसे कि बच्चों के एजुकेशन के पीछे का कॉस्ट, ये हो सकता है कि हम देखें उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर की ओर,
लेकिन असल में ये यूजफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो आप कॉस्ट कर रहे हो कल भविष्य में वो बड़े बनते हैं, बहुत ही अच्छा उस पर वो अर्न करते हैं, तो ये आपके लिए तो अच्छी चीज हुई। ये एक एसेट बनाई, इसका फायदा आपके बच्चे ले रहे हैं, राइट। तो बच्चों के एजुकेशन के पीछे की कॉस्ट हो, खुद की स्किल डेवलपमेंट के पीछे की कॉस्ट हो, ये कभी जाया नहीं जाती, क्योंकि जो स्किल सीखने के लिए आपने कॉस्ट बेयर की है, कल यही एसेट बहुत ही फ्रूटफुल आपको और एसेट्स बनाने में मदद करेगी। दोस्तों ऐसे एक्सपेंडिचर को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों जो इनकम मेरे पास आई उसपे से अब जो मैं बजट बना रहा हूं, ये क्लियर रिमार्क होने चाहिए। लीगल पेमेंट्स जैसे कि टैक्स जो हमको भरना है, जो पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, या जो लोन के कमिटमेंट्स है, उन सब पे प्रॉपर प्लानिंग से पैसा जाना चाहिए। साथ ही में जो एसेंशियल है हमारे जीने के लिए, जो हम कहते हैं 50% खर्चा इनकम का जहां पे जाना चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर वगैरह वगैरह, 50% फूड, शेल्टर, रेंट, ये सब कॉस्ट पे चले गए, 20% आपके इन्वेस्टमेंट पे चले गए, और 30% जो बचे फिर वो आप अपने लग्जरी या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पीछे कर सकते। जितना बेटर इसका एलोकेशन होगा उतना ही बढ़िया कैश फ्लो मैनेजमेंट होगा और एसेट्स दोस्तों बढ़ेंगे। ये एसेट्स फ्यूचर नीड्स को पूरा करने में बहुत काम लगेंगे दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि एलोकेट करना चाहिए पैसा गोल के लिए, यानी गोल्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। लग्जरी स्पेंडिंग से पहले इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, फिर बचता है तो वो लग्जरी स्पेंडिंग में जाए। अगर हम ये करते हैं तो आज हम काम करके पैसा कमा रहे हैं, हम ऐसी एसेट बना सकते हैं कि काम करे कि नहीं करे हमें जिंदगी भर के लिए पैसे मिले। दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप जो एसआईपी करते हो, ये आपको आने वाले गोल को पूरा करने में जबरदस्त काम लग सकती है, क्योंकि हर महीना कमा रहे तो जो आपकी बचत हुई वो हर महीने की हो गई। ये दोस्तों जबरदस्त बड़ी एसेट बनाती है आने वाले टाइम में। साथ ही दोस्तों हमें मेंटली कॉन्फिडेंस देती है कि यस आई एम क्रिएटिंग एसेट्स, और उससे बड़ा आपकी डिसिप्लिन को ये सपोर्ट करती है। इससे और डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल हमारी होती है। दोस्तों यहाँ पे हम समझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि हम आइडेंटिफाई करें हमारे हाउस होल्ड बजट में होल्स कहां पे है। हाउ टू आइडेंटिफाई द होल्स इन अवर हाउस होल्ड बजट। दोस्तों ये हो सकता है कि हम हमारे फ्यूचर के जो गोल है वो पाने के लिए सफिशिएंट सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा कब होता है जब हम प्रॉपर गोल के लिए सेव नहीं कर पाते? कुछ कॉमन एरर्स है, जैसे मेरे को क्लियरिटी नहीं है कि ये जो कॉस्ट में कर रहा हूं ये मेरी एसेंशियल लिविंग एक्सपेंस के लिए है, ये क्या डिस्क्रिशनरी नेचर की है कि मेरी जरूरत के लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनकरेक्ट या हायर एलोकेशन कर रहा हूं मेरे एक्सपेंसेस पे। ये भी हो सकता है कि मैं मेरे खुद के पीछे, यानी आई एम नॉट पेइंग माई सेल्फ फर्स्ट, मैं खुद के लिए बचत बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा हूं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने से पहले मैं खुद के लिए बचत तो जरूर करूंगा, या मैं मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं जिससे मैं ओवर बजट हो जाता हूं हर बार, राइट। ये कुछ कॉमन एरर हो सकती है कि मैं क्यों प्रॉपर सेव नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों बहुत सी बार हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि ऐसे कितने ही अवॉइडेबल एक्सपेंसेस है जो यूं ही हो जाते हैं, और जो हम चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट की और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए दूसरा एक तरीका भी है जो आप बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हो, 80-20 पार्टी रूल, राइट। 80% यानी सबसे बड़े जो कॉस्ट जो जा रहे वो कौन सी और जा रहे पहले उसको ट्रैक करें, क्योंकि मेरे जो 100 रुपीज के जो कॉस्ट है उसमें 80% तो यही सब खा रहे हैं। तो उन सबको मैं अगर प्रॉपर मैनेज करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी टोटल एक्सपेंस मैनेज हो जाते हैं, राइट। तो वो छोटे छोटे कॉस्ट को देखने से पहले बड़े कॉस्ट को भी देखें और उस पर थोड़ा ध्यान करें कि हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो पूरे साल के कॉस्ट है या पिछले महीने के कॉस्ट है, अगर उसका मैं समरी करूं तो मुझे आइडिया आ सकती है कि मेरा मेजर कॉस्ट किधर चला जाता है। जैसे मैंने जो 80-20 का जो आपको रूल बताया, जैसे 100 में से 80 रुपया यानी मेजर खर्चे जो 80 रुपए हो रहे हैं 80% कॉस्ट, अगर मैं उसको 10% भी कम कर सका तो वो 8 रुपीज हुआ, यानी 8% मेरी कॉस्ट कम हो गई। जबकि जो बाकी के छोटे मोटे 20% कॉस्ट है उसको अगर मैं 10% कम करता हूं तो खाली 2 रुपया कम होता है, वो इतना इंपैक्ट नहीं करता है मेरे कॉस्ट पे। पर मैं मेजर कॉस्ट को अगर ध्यान दूं वहां पे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। जैसे दोस्तों लग्जरी स्पेंडिंग, जिसको हम ईटिंग आउट या एंटरटेनमेंट कहते हैं, कि मान लीजिए कि ज्यादातर कॉस्ट मैं क्रेडिट कार्ड पे कर रहा हूं तो मेरा ध्यान नहीं रहता है कि मैंने कितने कॉस्ट वहां पे कर दी। हो सकता है अब ये सब कॉस्ट मुझे पे तो करनी है,
मैं पे तो कर देता हूं, लेकिन ये मेरे लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है सेविंग की। हो सकता है मैं सेविंग कर सकता था, सेविंग अगर मैं 20% कर रहा हूं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां पे स्पेंड करे। पर कोई भी महीना 20% से कम सेविंग हो रहा है तो वो मेरी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैंने कहीं और पैसे गवा दिए। तो दोस्तों हमारा ये प्राइमरी रोल होना चाहिए, आइडेंटिफाई करे और एलिमिनेट करे इन होल्स को, और डिसिप्लिनरी सेविंग की ओर मैं आगे बढ़ू। दोस्तों ऐसा भी कभी कभी होता है, मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च दे देता हूँ वो लेटेस्ट गैजेट को लेने में, जो अभी जरूरी नहीं है। अब देखो, ये जो स्पेंडिंग है गैजेट के पीछे या नया लैपटॉप लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हमारे टूल है जो हमें और प्रोडक्टिव बनाएंगे। पर हर एक नए अपग्रेड के पीछे अगर हम खर्चते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा पैसा जो वो टूल्स आने से जो मुझे एफिशिएंसी मिलती है उससे ज्यादा खर्चा वहां हो जाता है। अब अगर 20% में बचत करता हूं तो ये सब खर्चे करने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 20% नहीं बचते हैं तो फिर ये गैजेट के स्पेंडिंग भी मुझे थोड़े कम करने चाहिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट हमने जाना ये था बजट के होल को पहचान। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आगे बढ़ रहे हैं, एलोकेशन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस। कौन सी अलग अलग कैटेगरीज के एक्सपेंस होते हैं और हम उनको कैसे एलोकेट करें। फ्रेंड्स, द मंथली समरी ऑफ आउटफ्लोज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करंट प्रायोरिटाइजेशन। बराबर की नहीं, मैं करंट प्रायोरिटी कहां रखनी है वो मैं मदद कर सकता है अगर मैं मंथली समरी मेरे आउटफ्लो की रखूं। If unusual expenses are kept out, for instance, a hospitalization that was not covered by insurance. दोस्तों अगर मैं प्रॉपर इंश्योरेंस कवर रखता हूं तो अचानक कोई हॉस्पिटलाइजेशन का बड़ा खर्चा आ जाता है, बचता है। उस केस में अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है, बड़े खर्चे नहीं आते, तो वही पैसे में काम लगते हैं इन्वेस्ट करने में, या फिर हम कोई एसेंशियल एक्सपेंस या कोई लग्जरी एक्सपेंस भी कर सकते हैं अगर पैसे बचे हैं तो। अब दोस्तों ये जो सब कॉस्ट होते हैं ये अलग अलग फैमिली के लिए वेरी करते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए, हमें हमारी लिमिट समझ में आनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी पे जो आउटफ्लो हो रहा है उसको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि किधर कितना आउटफ्लो करना है। जैसे कोई भी हाउस होल्ड ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है अगर कोई लग्जरी एक्सपेंस को वो थोड़ा कट करता है। देखो एसेंशियल एक्सपेंस तो हम कट कर नहीं सकते, वो तो हमको करने ही है, पर जो लग्जरी आउटफ्लोज है उसको थोड़ा कम करके हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब बहुत सी बार जो पैसे पड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, तो इससे तो बेहतर है जैसे ही पैसे आए उसको सीधा हमने ठिकाने लगा दिया, यानी इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स सिक्योरिटी में हो या इक्विटी में हो, राइट। तो हमारा भी हाथ कंट्रोल में रहता है और ज्यादा कॉस्टिंग नहीं बढ़ती। अब दोस्तों चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंडफॉल। विंडफॉल मतलब कहीं से हवा का झोंका आया और कुछ आके मेरी झोली में आ गया। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कोई अचानक कोई पैसा आता है और उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करने की वजह से वो खाली भी हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं रहता है कब आया और कब चला गया। अगर आने वाला विंडफॉल को भी हम प्रॉपर मैनेज करें तो हो सकता है वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाए हमारे लिए। अब दोस्तों लाइफ में कभी कभार ऐसे विंडफॉल आ जाते हैं, जैसे कोई अच्छा हमें इंसेंटिव आया, बोनस आया, इनहेरिटेंस में कोई अच्छे पैसे मिल गए, लॉटरी वॉटरी लग गई। ऐसे केस में भी जो पैसे आएंगे तो वो जाने में भी टाइम नहीं लगेगा उसको, तो चलो उसको प्रॉपर मैनेज करें। अब दोस्तों ऐसी कोई भी विंडफॉल अर्निंग हुई है तो उसका एक हेल्दी प्रपोर्शन हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड इनकम थी। अब फैमिली ये अनएक्सपेक्टेड इनकम के बगैर भी तो जीने के लिए सेट ही है, तो वो नहीं है तो भी हम बढ़िया जी रहे, राइट। तो वो आई तो उसमें से एक प्रॉपर हेल्दी प्रोपोर्शन अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो फ्यूचर में हमें बहुत बढ़िया काम लग सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन में यूज नहीं करने का, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में। स्पेकुलेशन में यूज करें इससे तो अच्छा है बैंकों की छुट्टियां मना। अब दोस्तों जब कभी ऐसी विंडफॉल इनकम आती है तो ये एक समय है अपनी आउटस्टैंडिंग लोन को भी देखने का, क्योंकि ये विंडफॉल इनकम से अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब कभी ऐसी विंडफॉल गेन की अपॉर्चुनिटी आती है, जब कभी पैसा अचानक आ जाता है, तो जरूरी नहीं उसको तुरंत कोई जगह पे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। पहले शुरुआत में कभी कोई ऐसी अचानक इनकम आई तो इमीडिएटली उसको लिक्विड फंड में डाल दो, यानी फिक्स सिक्योरिटीज में डाल दो, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको पैसे मिले तब हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की ना भी हो। तो फिक्स सिक्योरिटी तो है, कम से कम एक वो पैसा कम तो नहीं होगा, कम से कम कुछ इंटरेस्ट तो आएगा, और फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिले आपको दिखे आप वही फिक्स सिक्योरिटी के पैसे को यूज कर सकते हो एसेट बनाने में। बहुत से बार लोग हमको बोलते हैं अरे अचानक ये 5 लाख रुपया है, बताओ ना कौन सा शेयर खरीद, कहाँ ले। अरे सबसे पहले उसको फिक्स में डाल, फिक्स में डाल दिया, अब शांति से सोचो ना, टाइम लो, ऐसी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, समय लो और प्रॉपर डिसीजन लो कि अब इन पैसे को कैसे मुझे अलग अलग एसेट में एलोकेट करना है ताकि उसकी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मिले, अप्रिशिएशन उसका बढ़िया मिले। देखो अभी तो करेक्शन मोड चल रहा है,
ये टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, पर हर बार जब आपको पैसा मिले करेक्शन मोड नहीं होगा, उसको प्रॉपर एलोकेट करना भी तो जरूरी है। अब जो विंडफॉल इनकम आती है इसे भी प्रॉपर समझना होगा कि ये कितने कितने अरसे में मेरे को मिलती है। बहुत सी बार नहीं तो क्या होता है कि जो विंडफॉल इनकम आई, उस विंडफॉल इनकम को ध्यान में रख के हमने और बड़ी डेप्ट ले ली और ये तो और फंसे हम लोग, तो ये इनकम भी और फंसाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, राइट। तो जो विंडफॉल इनकम आती है उस इनकम को प्रॉपर एलोकेट करें, ये समझ के कि ये बार बार नहीं आने वाली। तो अभी जो इनकम आई ये प्रॉपरली या तो डेप्ट सर्विस करके दे मेरे को, या तो फिर मेरी एसेट क्रिएट करके दे जिससे मुझे और फ्यूचर में फायदे हो। विंडफॉल इनकम बार बार नहीं आती, ऐसा ना हो कि ये इनकम और नई डेप्ट को आमंत्रण दे, राइट। तो ये कुछ था दोस्तों जो अभी हमने देखा डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में। हमने कुछ टॉपिक अभी कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैसे कैसे प्रॉपर वे में मैं लिवरेज कर सकता हूं, मेरी डेप्ट के पर्पस को जान के, उसकी कॉस्ट को मैं जानूं, मैं मैच्योरिटी को जानूं डेप्ट की, उसको रीशेड्यूल में प्रॉपरली कैसे कर पाऊं, राइट। और कई टॉपिक पेंडिंग है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखें, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें काम लगी हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो इन चैनल को। अभी स्टूडेंट्स हर संडे को इतनी सारी कंपनी के प्रेजेंटेशन दे रहे, तो इक्विटी पे क्या बात करेंगे, तो चलो डेप्ट की बात हो गई, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।